नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। यदि आप बेटी के पिता हैं तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बेटियों का ब्याह कर देने से आपकी ज़िम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जिस तरह से आप अपने बेटों के साथ आखिरी सांस तक खड़े रहते हैं और उसको सहारा देते हैं, ठीक उसी तरह से बेटियों के साथ भी आपको खड़े रहना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारे साथ जो बुजुर्ग हैं, इनका नाम मान सिंह पाल है। इन्होंने जो गलती की, जिसके कारण आज ये दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं और बेटी को न्याय दिलाने के लिए पिछले 6 महीने से भटक रहे हैं। इसलिए बेटियों को पराया धन कतई न मानिए, बेटियों को उसी तरह सहारे की ज़रूरत है, जिस तरह से बेटों को सहारा आप लोग देते हैं। आइए सुनते हैं इनकी कहानी। जब आप लोग इनकी कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएँगे। मान सिंह जी, ये बताइए कि आपकी बेटी का क्या नाम था, और दूसरी चीज़ ये है कि कहानी क्या है? जी, मेरे बेटी का नाम रंजीता पाल था। हमने उसकी पहली शादी नवाबगंज गांव में किया था। कौन-सा जनपद? इलाहाबाद में, प्रयागराज। प्रयागराज। तो नवाबगंज में किया था। तो वहाँ किसी कारणवश मतलब हमने वहाँ से छुटकारा ले लिया। हमको मतलब वो शादी टूट गई। वो शादी टूट गई और समझौता के तौर पे हमने वहाँ से छुटकारा ले लिया। जब छुटकारा ले लिया तो कुछ दिन तक हमारी लड़की हमारे घर में रहा करती थी। तो हम कितने साल? लमसम 9-10 साल तक यहाँ रही है। और उसके बाद कई रिश्ते आए, लेकिन हमने इनकार करते चले गए। अंत में लास्ट में ये अठसराय गांव जगत पाल पुत्र राम मूरत पाल के यहाँ हमने अपनी लड़की की शादी की है। कौन सा थाना? थाना सैनी है, जनपद कौशाम्बी। जनपद कौशाम्बी है। तो जब वहाँ शादी किए तो हमारे लड़की, हमको ये बात को नहीं पता थी कि उनके पास एक औरत और है। उसको उन्होंने छिपा लिया। मतलब पहले से वो शादीशुदा था? पहले से वो शादीशुदा था। तो हम जब उसने शादी के लिए हमारे पास कई बार रिश्ते मतलब किसी को भेजे, तो हमने कहा कि भाई हम शादी नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ कोई है नहीं, सास भी नहीं है, कोई नहीं। बोले कि नहीं, हम तो हमें लोग निर्वंशिया बोलते हैं, इसलिए कि हमको अपने घर में दीपक जलाना है, हमारे कोई और है नहीं। तो उसका बाप भी राम मूरत का जगत पाल और राम मूरत भी, और उसके बहन का ससुर नंदलाल जिसका नाम है, वो लोग यहाँ पे हमारे यहाँ आए। जब आए बहुत कोशिश किया, कहन कि भैया हम हमारे और कोई नहीं है, हमारी ये जमीन जायदाद कोई और ले लेगा, सब नात रिश्तेदार मांग रहे हैं। तो कई लोगों के कहने से हम अपने बेटी के साथ बेटी की शादी राम मूरत पाल के यहाँ किया। कुछ दिन तक वो वहाँ पे अच्छी तरीके से रह करके अपना गुजारा करती थी। थोड़े दिन के बाद में वो जो दूसरी औरत रहती थी वहाँ पे, जो जिसको कहीं भेज दिया था, फिर वो मार पीट का काम शुरू कर दिया। हमने कई बार उसके पास गए, हाथ जोड़ करके उसका चरण छुआ और कहा कि बेटी, अगर तुम जैसी बेटी हो तो वैसे ये भी बेटी है, आपको एक सास के रूप में मानेगी, और इसको भी यहाँ रहने दो। जो गलतियाँ हो गई उससे या हमसे या उससे, तो वो हो गई, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको यहाँ गुजारा करने दो। लेकिन उसका रोज का काम था, वो 2-3 औरतों का सहारा पा करके उसको रोज मारती थी। क्या आपने इस मारपीट के मामले में कभी पुलिस कंप्लेन की? जी हाँ, पुलिस वालों से हमने कई बार शिकायत किया है। वहाँ पर क्या हुआ? पुलिस वाले तो हमारी सुनते ही नहीं थे। पुलिस वाले तो मतलब उसको पहले से, क्योंकि राम मूरत ये बात को कहता था कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि मैं ड्राइवर आदमी हूँ और साल में 1-2 घटना मेरे से होता रहता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो ये बताइए कि दामाद आपके क्या करते? जी, गाड़ी चलाता था वो। कंपनी की कहीं गाड़ी चलाता था, फतेहपुर में, कभी कानपुर में, तो वहाँ कंपनी, वहाँ की गाड़ी चलाता था। कौन सी गाड़ी? ये जो डम्फर होता है, बड़ा वाला जो माल लोड करने वाला। जब आप थाने में कंप्लेन किए तो थाने में पुलिस ने क्या किया? पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनाई नहीं किया। बोले कि भाई क्या तुमको मालूम नहीं था कि उसकी शादी हो गई? हमने कहा जी हमको मालूम होता तो उसके यहाँ हम शादी करते ही नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब मार मार के वो परेशान कर दिया, तो अंत में हमारी बेटी से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो कुछ दूर तक आकर के वो छोड़ के हमारे लड़की को चला गया।
और फिर बिटिया ने फ़ोन किया तो हम यहाँ पे अपने घर बुला के लाए और समझाए बुझाए। हमने कहा बेटी कुछ नहीं, अब रहो कुछ दिन तक, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन इतना उसको मार दिए थे कि उसकी मार उससे बर्दाश्त नहीं हुई। थोड़े दिन के बाद में जब मतलब उसको चोट ज़्यादा थी तो पीड़ा से परेशान रहती थी। अंत में एक दिन सुबेरे वो उठी और बड़े सुबेरे चली गई। हमको पता नहीं चला कि वो जा करके रेलगाड़ी में कट गई। अच्छा, क्या कोई सुसाइड नोट वोट मिला? जी, सुसाइड नोट तो मिला था। सुसाइड नोट मिला था लेकिन हम उसको उठाए नहीं। वो बेटी हमारी एक कोटी पहन रखी थी, उसी में वो रखा हुआ था। जब घटना हो गई तो जब पुलिस वाले सिराथू चौकी के पुलिस वाले आए तब उन्होंने उसको उठाया था, तो उनके हाथ में वो मिला। तो हमको दिखाए हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए कि इसमें क्या क्या लिखा है, कितने लोगों का नाम लिखा हुआ है। क्या हुआ अभी तक इस मामले में? क्या जो आपके बेटी के ससुराल वाले हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो सुसाइड नोट को कोई धारा वोरा लगाई गई थी? जी 306 और 498 धारा लगी है। लेकिन सुसाइड नोट कितने बार मतलब वो हम बोले कि भाई सुसाइड नोट वहाँ से मिलान होके आया कि नहीं, तो बोले कि अभी आपका कागज कंप्लीट नहीं है, पहले मूल कॉपी चाहिए, फिर क्या क्या ले आओ। सारा सबूत हमने उनको दे दिया और उसके बाद भी एक बार मिलान हो करके आ गया दोबारा, फिर कह रहे हैं कि हम उसको फिर दोबारा भेज दिए हैं। जब दोबारा भेज दिए तो अभी तक आया कि नहीं आया, क्योंकि हम पुलिस वालों के डर के मारे वहां नहीं जाते, क्योंकि हमको वहां से डांट के भगा देता है पुलिस वाला। जी चलिए, अब इनकी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं और गलती कहाँ हुई उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की पहली शादी प्रयागराज जनपद में की, लेकिन जो इनका दामाद था या जो इनकी बेटी के हस्बैंड थे, मानसिक स्थिति उनकी नहीं थी, शादी चली नहीं, टूट गई। बेटी पुनः घर आती है। जब पहली शादी टूट गई तो कहीं न कहीं बेटी का मनोबल और मनोदशा बेहद ही गंभीर और खराब थी। उसके बाद 7-8 साल घर पर रही। फिर समाज के लोगों ने इनको बताया कि फला गांव में अठसराय में एक लड़का है और आपकी बेटी के योग्य है। तो इन्होंने जो है जांच नहीं की। यदि इन्होंने जांच की होती, क्योंकि उसकी पहले से शादी हो चुकी थी, संतान नहीं हो रही थी। उसके बाद इन्होंने शादी बेटी की चलो एक रिश्ता खराब हुआ, दूसरी बार विवाह करेंगे, मेरी बेटी का जीवन खुशहाल हो जाएगा। लेकिन वहां भी उसकी बदनसीबी उसके साथ गई। 2-3 महीने बेटी तो खुशहाल रही, लेकिन उसके बाद जब सच्चाई सामने आती है और शुरू होता है दौर प्रताड़ित करने का, बेटी के साथ मारपीट करने का, लगातार होती रही। बेटी इनसे कभी बताती थी, कभी नहीं बताती थी। जब इनको जानकारी मिली तो इन्होंने कई बार अपने स्तर से समझाने का और बेटी के ससुराल गए और परिस्थितियों को सही करने का, दोनों लोगों को समझाने का प्रयास किया। जब नहीं मामला बना तो पुलिस में भी गए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार गए। लेकिन पुलिस यदि अपना ईमानदारी से कार्य करती तो शायद उस बेटी की जान बच गई होती। उसके बाद भी पुलिस ने भी जो है उल्टा इन्हीं को दोषी बना दिया कि जब तुम्हारा दामाद पहले से शादीशुदा था तो तुम आपने दूसरी शादी क्यों की, अपनी बेटी की शादी क्यों कर दी? गलती तो इन्होंने की थी। फिर भी इन्होंने अगर अपनी बेटी का सपोर्ट किया होता और उस बेटी को अपने यहाँ रोक लेते, ससुराल उसके न भेजते, तो शायद आज उसकी जान सुरक्षित होती। इन्होंने बेटी को कहा कि थोड़ा सा तुम सहो, लेकिन प्रताड़ना बढ़ती चली गई। अंततः वो इनके जो दामाद हैं, इनकी बेटी को लेकर इनके गांव के पास जाते हैं और वहां छोड़ देते हैं। बेटी इनके पास फोन करती है और ये जाते हैं, बेटी को लेकर आते हैं। लेकिन बेटी का मन या मनोबल इतना टूट चुका था, इस रिश्ते से इतना दुखी हो चुकी थी कि जीवन समाप्त करने के विषय में सोच रही थी और इनको पता ही नहीं चल पाया। सुबह सुबह वो सीधा रेलवे ट्रैक पर जाती है और रेलवे ट्रेन के आगे अपने आप को खड़ा कर देती है और ट्रेन आती है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। फिर शुरू होता है पुलिस
की छानबीन करने का दौर। पुलिस पहुंचती है, लड़की के पास से सुसाइड नोट बरामद होता है और उस सुसाइड नोट को प्रमाणित करने के लिए भेजा जाता है। अब आप समझिए पुलिस ने कितना ईमानदारी से अपना काम किया है। पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस बेहद ही महान है। 498 306 की धारा लगाई तो गई है, लेकिन सुसाइड नोट का हवाला देकर आज तक जो ससुराल वाले हैं, दोषी हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। बधाई देना चाहिए इनके कार्य पर कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत बेहतर कार्य करती है। अभी कम से कम 6 साल वो सुसाइड नोट प्रमाणित नहीं होना चाहिए। उनको अभी और खुला छोड़ देना चाहिए कि हो सकता है कि फिर से तीसरी शादी कर लें और फिर से कोई घटना कर दें। इन्होंने जो गलती की, आप लोग वह गलती मत कीजिएगा। बेटी को बेटे जैसा ही प्यार दीजिएगा और आखिरी सांस तक उसके साथ खड़े रहिएगा। नहीं 6 महीने से जिस तरह से आज ये न्याय दिलाने के लिए भटक रहे हैं, कहीं आपको भी न भटकना पड़े और उत्तर प्रदेश पुलिस से आपका सामना न हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपनी राय दीजिएगा और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कार्यशैली है अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि क्या यह सही है कि एक पिता बेटी को न्याय दिलाने के लिए 6 महीने से पुलिस की चौखट पर ठोकर खा रहा है। और ये सब्जी विक्रेता हैं, अब सब्जी बेचते हैं और 200-400 इनकी इनकम है। थाने की चौखट जाने पर इनको डर लगता है। बड़ा अफसोस है कि गरीब होना बहुत बड़ा पाप है।